हमारे रिसर्च का थ्योरी लगभग एंड की तरफ है। उसके बाद हम क्वेश्चन आंसर आंसर करेंगे जो लास्ट ईयर के। आज हम काफी हद तक हम कवर कर लेंगे। हम जब सब कुछ शोध कर लेते हैं तो हमें थीसिस लिखने की एक तरीके होते हैं, आपका विशेष शैली होती है। हम ये जानने हैं कि कैसे करते हैं, इसके ऊपर क्वेश्चन पूछे गए हैं बहुत बार। मैं इसको हिंदी इंग्लिश दोनों में बोलने की कोशिश करूंगा ताकि हर तरह सब किसी को बहुत मैं उसका अच्छे से कर सके। अनुसंधान करते समय मैंने कल एथिक्स के बारे में बात किया था कि एथिक्स क्या हम कैसे फॉलो करते हैं, और उसके बारे में टर्म्स के बारे में सारे बात किए थे। जिन लोगों ने वीडियो नहीं देखे वो जरूर देख लें, क्योंकि इसके ऊपर क्वेश्चन उसी टर्म्स के ही पूछे जाएंगे जब हम पास्ट पेपर के क्वेश्चंस करेंगे, देखेंगे उसमें। तो यहाँ पे हम देखेंगे, शुरू करेंगे। अनुसंधान करते समय उन सभी पुस्तकों, पत्रिकाओं और वेबसाइट की एक सूची हम बनाते हैं कि अगर हमने जहां से भी हमने कोई जानकारी लिया कि इसकी जरूरत क्यों पड़ी, उसके बारे में हमने हमने चर्चा कर चुके थे कि हमें इस तरह की चीजों को देने की क्यों जरूरत पड़ी। कि हम किसी का अगर उपयोग करते हैं तो उनके बारे में सब कुछ डिटेल देना पड़ता है। इसका फायदा बहुत है। एक तो हम जेन्युइन हमारा सब चीजें रिसोर्सेस हमारा रहता है, और अगले जो शोध करेंगे हमारे शोध के बाद हमारे शोध को देख करके उनको वो सब चीजें पता रहेगा कि हमने कहाँ कहाँ से हमने डेटा को लेने के लिए हमने कहाँ कहाँ से हमने किस किस जगह से हमने उपयोग किया है। तो वो भी उस पर काम कर सकेंगे। वो आज के समय में, पहले तो आपका खाली बुक्स वगैरह होती थी, लेकिन अभी अभी इंटरनेट का पूरा जमाना है तो वेबसाइट की भी बहुत ज्यादा मात्रा में रोल होता है। तो हम क्या देखते हैं, सारे पुस्तकों, पत्रिकाओं और जितने भी आपका वेबसाइट वगैरह है इन सबकी हम सूची बनाते हैं। सबको विजिबल तो हो रहा है ना, स्क्रीन शेयरिंग हो रही है ना? यस सर। ओके। जिनका प्रयोग करते हैं वो सब हमें मेंशन करने होते हैं। बाद में स्रोतों की यह सूची हमारे ग्रंथ सूची, जिसको हम लोग कहते हैं बिबिलियोग्राफी, ये हमारे ग्रंथ सूची बन जाती है। शोध या पेपर में ग्रंथ सूची को दर्शाने के लिए एक विशेष तरह की कुछ शैली होती है। तो इसमें से दो शैलियों का प्रयोग करते हैं। एक इसमें आपका इस बुक में दिया गया है कि दो शैली का प्रयोग करते हैं। एक संदर्भ शैली एक संदर्भ शैली नियमों का एक समूह होता है, जिसमें आप देखोगे कि जब कोई आप बुक आप लेते हो ना, कोई बुक आप खरीदते हो तो उस बुक में आपको मिलेगा सब चीजें। इसके बाद अगर आप नोटिस करोगे आप देखोगे इस तरह से पूरा लिखा होता है। ये हमें बताता है कि किसी विशेष तरीके से दूसरे का विचार, उनके कार्यों को हम कैसे एक्सेप्ट करते हैं, कैसे उनको स्वीकार करते हैं। और इसके लिए एक आपका इसमें हम देखते क्या है, सफल एकेडमिक आपका लेखन होना चाहिए। साहित्यिक चोरी नहीं करना चाहिए, इसके बारे में हम लोग कल बात कर रहे थे कि साहित्यिक चोरी कैसे होती है। और अपने असाइनमेंट और शोध की कुंजी, इन सब के बारे में भी हमको डिटेलिंग देना चाहिए। एक इसका जो एपीए मतलब होगा आपका अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन, ये इसका फुल फॉर्म पूछे जाते हैं। एपीए मेथड होती है अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन, उसका आप याद रखोगे। और क्या होती है आपका एमएलए, मॉडर्न लैंग्वेज एसोसिएशन। इन दोनों का शॉर्ट फॉर्म पूछे जाते हैं कि इसका पूरा नाम क्या है। ये दो आपका लिखने का पूरा दो पद्धति है जहाँ पे हम जानकारियों को देने का एक तरीका है। ये दोनों, इसमें हम पत्रों, रिपोर्ट और अकादमिक निबंध में जो प्रयोग करते हैं, इनमें ये मुख्य शैली है। इसको जो ये जो स्टाइल है, ये जो विधि है, इसका हम उपयोग करते हैं। एपीए कहाँ करती है इसको, ये जितने मैं अभी देख रहे हो सारा आपको याद करने की चीज है। एपीए मुख्य रूप से सामाजिक विज्ञान में प्रयोग किया जाता है। ये प्रश्न आ जाती है कि एपीए का उपयोग कहाँ करते हैं। और अभी आप लोग इसको नोट कर लो याद करने के लिए, क्योंकि जब हम पास्ट ईयर क्वेश्चन करेंगे तो आपको हुबहू क्वेश्चन मिलेगा कि एपीए का उपयोग कहाँ कहाँ करते हैं। जबकि एमएलए का उपयोग, यहाँ एमएलए याद रखना, मॉडर्न लैंग्वेज एसोसिएशन। जबकि अगर आपको देंगे उसको ऑप्शन बना करके तो वो मल्टी लैंग्वेज दे देंगे या कुछ और दे देंगे, ऐसे एबीसीडी का ऑप्शन देंगे। तो सही आंसर क्या होगा, मॉडर्न लैंग्वेज एसोसिएशन। जबकि एमएलए का उपयोग
आपका लिबरल आर्ट्स और मानवीय के संबंध के विषय में किया जाता है। इनके द्वारा स्थापित दिशा निर्देश सामग्री, शैली और संदर्भों के लिए समग्र स्वरूप प्रदान करते हैं। इसमें कुछ समानताएं भी है और कुछ अंतर भी होता है। ये आपको इसको पूरा ये पूरा नोट्स जो है आप जो नोट्स बनाओगे, आप इसको स्क्रीनशॉट लेके या इसको पॉज करके आप इसको पूरा लिख लोगे और इसको याद करोगे ये चीजें। इसके बाद एपीए और एमएलए में जो मूलभूत जो जानकारी देते हैं हम लोग, ये जानकारी के इसके जो टर्म्स उसको आप याद रखोगे। एपीए और एमएलए दोनों में ही निम्नलिखित सर मूलभूत सर जानकारियां। हाँ हाँ सर जी एक बोले। बार फिर बता दीजिए किसका किसका कहाँ कहाँ यूज होता है। देखिए, एपीए का जो मुख्य रूप से सामाजिक विज्ञान में प्रयोग करते हैं, जबकि एमएलए का जो उपयोग है उसको लिबरल आर्ट्स वगैरह या मानवीय के संबंधी जो विषय होती है उसमें उपयोग करते हैं। इसमें डायरेक्शन वगैरह सब दी जाती है, दिशा निर्देश, सामग्री और शैली के संदर्भ में हम सारे बातें करते हैं। हम आपको कुछ एग्जांपल दिखाएंगे अभी तो आपको और क्लियर हो जाएगा। इन दोनों मेथड में एपीए और एमएलए में कुछ समानताएं भी है, कुछ अंतर भी है। एपीए और एमएलए दोनों में ही कुछ मूलभूत जानकारी होती है जिसको हम दिखा रहे हैं आपको। आप लोग उसको अपने कॉपी पेन अगर रखे हो तो आप ले लो कॉपी पेन, उसमें लिखो या स्क्रीनशॉट अगर लेते हो तो बाद में लिखना, लिखने से याद होगा। स्क्रीनशॉट आपका फोन पे ही रह जाती है, वो कभी काम नहीं होता जब तक आप लिखते नहीं हो। इससे सम्मिलित होती है। इनको लिखने का ढंग भिन्न भिन्न हो सकता है। कुछ एक ढंग क्या है, पहले क्या लिखोगे आप, लेखक का नाम लिखोगे पहले में। उसके बाद क्या करोगे आप, पुस्तक या लेख का शीर्षक, फिर जर्नल का शीर्षक, फिर प्रकाशन का वर्ष, फिर जो प्रकाशक है उसका, और फिर प्रकाशक का स्थान, कितने पृष्ठ है, पृष्ठ की संख्या। ये आप इसको, ये फॉर्मेट आपका होता है। अभी मैं आपको एग्जांपल दिखाऊंगा कि एग्जैक्टली कैसे लिखते हैं तो आपको और अच्छा क्लियर हो जाएगा। पेपर स्वरूपन यानी पेपर फॉर्मेटिंग। एमएलए और एपीए दोनों ही डबल स्पेस पेज होती है। सुपाठ्य 12 बिंदु फ्रंट और चारों ओर से 1 इंच हाशिए का पालन करते हैं। हम अभी हिंदी में बोल रहे हैं, बाद में इंग्लिश में भी करेंगे इसको, क्योंकि हिंदी इंग्लिश एक साथ करने से दोनों तरह के हमारे पास से जो शिक्षार्थी है तो दोनों को अलग अलग करना चाहिए। जो लोग हिंदी में कंफर्टेबल है उसको याद कर ले। एपीए में सेट किए गए पेपर 4 भाग में होते हैं। क्या क्या होता है, शीर्षक, पृष्ठ सार, मुख्य काया और संदर्भ। सार में हम कह सकते हैं कि 150 से 250 शब्दों का होता है ये। इसमें शोध विषय, अनुसंधान के प्रश्न, विधियां, विश्लेषण और निष्कर्ष आदि इसके प्रमुख बिंदु के रूप में हम सारांश के रूप में होता है। इसको आप देखो क्या कि हम लोग करते भी है। आप जब कोई बुक खरीदोगे ना तो पहले आप इसको ये सब चीजें दी होती है और उसको आप पढ़ते हो। पढ़ने से क्या होता है, आपको पूरे बुक के बारे में आपका आइडिया लग जाता है कि वो के अंदर क्या क्या कैसे लिखा हुआ होगा। और जब हम यहाँ पे हम जब हम इस फॉर्मेट में जो हम देते हैं, मतलब जब हम सबमिट करते हैं तो हमें इसको ध्यान रखना पड़ता है। सार एक एकल डबल स्पेस पैराग्राफ है। एमएलए के अनुसार स्वरूपित पेपर में अलग शीर्षक, पृष्ठ या सार नहीं होता। इसके 2 प्रमुख भाग होते हैं, पेपर की काया और उद्धरण सूचकांक। जब हम एक एग्जांपल देंगे और अच्छा आपको क्लियर हो जाएगा कि इसको लिखते कैसे हैं। शीर्षक पृष्ठ मतलब क्या, टाइटल पेज होती है। कुछ भी आप लिखोगे, आप जब रिसर्च का प्रपोजल भी दोगे तो भी एक टाइटल होती है। तो एपीए शैली के अंतर्गत स्वरूपित किए गए पेपर में शीर्षक पृष्ठ सहित प्रत्येक पृष्ठ के शीर्ष पृष्ठ पर शीर्ष पर पृष्ठ शीर्ष का लेख का उपयोग किया जाता है। पेज नंबर बिल्कुल एकदम राइट की तरफ होता है, यानी कि दाएं दाएं पर रहता है। और पेपर का शीर्षक बिल्कुल बाएं ओर होता है, लेफ्ट की तरफ होता है। शीर्षक पृष्ठ में जब हम आप जो हेडिंग पृष्ठ जो होती है उसमें शीर्षक होती है,
लेखक का नाम और संस्थागत संबंध था, ये सारे इतनी चीज होती है जिससे आप उसका आराम से पढ़ सकते हो। जैसे उस पेज को आप निकालोगे तो उसमें आपको सारा चीज आपको रीडेबल हो जाएगा। सर ये थोड़ा सा इंग्लिश में भी बता दीजिए वर्ड्स। मैंने बोला ना, हिंदी वाला बोलने के बाद फिर मैं सारा इंग्लिश इंग्लिश में पूरा बताऊंगा। ओके ओके एक बार हिंदी वाला बता, क्योंकि दोनों मिक्स करने से क्या होगा कि बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, तो लोग जो हिंदी में करने वाले हैं उनको दिक्कत हो जाएगा ना, तो इसलिए जी पहले जी। हिंदी बोल देता हूँ फिर इंग्लिश बोलेंगे ताकि दोनों को कोई दिक्कत ना हो। दूसरी ओर एमएलए, और ये आपका सेक्शन आपका लास्ट सेक्शन है जो हम कर रहे हैं, ये आपको हो जाएगा। फिर आप तो ये आपका यूनिट खत्म हो जाएगी, फिर हम खाली पास्ट पेपर करेंगे, जो क्वेश्चंस आए हुए हैं एग्जाम में उससे करेंगे। दूसरी ओर एमएलए, जो हम अभी देखा हमने कि मॉडर्न लैंग्वेज एसोसिएशन, एमएलए स्वरूपित पेपर में प्रथम पृष्ठ, जो फर्स्ट पेज होगा प्रथम पृष्ठ पर शीर्षक मतलब टाइटल इससे सम्मिलित होता है। यह शीर्षक निबंध से केवल डबल स्थान में होता है। एमएलए में पहले पृष्ठ के लेफ्ट की तरफ मतलब बाएं तरफ, और एक शीर्षक क्या होती है आपका, एक शीर्षक लेख होता है जिसमें लेखक का नाम होता है, जो प्रशिक्षक होते हैं उनका नाम होता है, पाठ्यक्रम होगा, दिनांक सम्मिलित होगा। अभी हम एग्जाम्पल दिखाएंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा सारा अच्छे से। शेष और जो रिमेनिंग होती है, शेष जो पृष्ठ होते हैं, शेष पृष्ठ में बाई ओर शीर्षक होता है जिसमें लेखक का नाम, लेखक का अंतिम नाम और पृष्ठ संख्या इत्यादि सम्मिलित होते हैं। स्टाइल ऑफ रिफ्रेशिंग यानी कि संदर्भ की शैली, एमएलए लेखक पृष्ठ में जो ऑथर पेज होता है, इसके प्रारूप के अनुसार उसको जो प्रारूप होते है उसका हम अनुसरण करते हैं, और एपीए लेखक तिथि मतलब ऑथर डेट, उसके स्वरूप का हम फॉलो करते हैं। एपीए शैली में उद्धृत पाठ के बाद लेखक का अंतिम नाम और प्रकाशन का वर्ष हम ब्रैकेट में डालते हैं या दिया कोष्टक में देते हैं। एमएलए स्वरूपित पेपर में टेक्स्ट के बाद कोष्टक में लेखक का अंतिम नाम और पृष्ठ संख्या पेज नंबर दिया होता है। एमएलए में एमएलए में क्या होती है कि लेखक का एमएलए में क्या होता है कि लेखक का नाम होता है, शीर्षक होता है, प्रकाशन का स्थान होता है, प्रकाशक और वर्ष मतलब अंतिम वर्ष के मध्य में देते हैं, यूनिवर्सिटी का प्रेस का संक्षेप में देते हैं। जैसे कि मान लीजिए किसका एग्जांपल दे रहा हूं, स्मिथ जॉन, फिर इसका डिटेल दे देंगे, डिकंस्ट्रक्टिंग, उसके बाद जो भी उसका डिटेलिंग होगा उनके सारे, उसके बाद सारा डेट्स डाल देंगे। ये इसका आपका एक फॉर्मेट है। उसी तरह से और किसी का नाम, उसके बाद उसका कंटेंट, उसके बाद उसका डेट्स वगैरह। एपीए में क्या होता है, लेखक का नाम, उसके बाद ब्रैकेट में जो प्रकाशन के वर्ष, आपने देखा कि सब कुछ ब्रैकेट में जो दिया गया सारा, ऐसे हम ब्रैकेट में डालते हैं प्रकाशन के वर्ष वगैरह, कब पब्लिश हुआ है, शीर्षक, और जहां से ये पब्लिश हुआ है प्रकाशक का स्थान, प्रकाशन का स्थान। प्रकाशक विश्वविद्यालय प्रेस को संक्षिप्त रूप से नहीं लिखा जाता, एक आपका हैंगिंग हम इसको कहते हैं, इसको लिखावट होती है, वैसे लिखते हैं। अगर एक ही लेखक द्वारा एक ही वर्ष में प्रकाशित कार्यों को वर्ष हम एबी के रूप में लिखा जाता है, तो उसका जो ऑर्डर होंगे वर्णन क्रम से उसको लिखेंगे ऐसे। एग्जाम्पल के तौर पे ऐसे ये है, स्मिथ जे, फिर ब्रैकेट में दिया आपने 1998, फिर इसका डिटेल दे दिया आपने, फिर ड्यूरेशन दे दिया आपने, और इसके बाद जो यूनिवर्सिटी प्रेस जो बता रहा था ये आपने लिख दिया आपने। सेम तरह से अगले में नाम लिख दिया आपने, ब्रैकेट में उसका समय दे दिया, डिटेल दे दिया इसमें, और ये लिखा आपने।
इसके ऊपर मैं कुछ आपको कोई असाइनमेंट भी बना के भेज दूंगा ग्रुप पे, आप लोग प्रैक्टिस करेंगे तो ये अच्छे से आ जाएगा। अभी तक के लिए बता रहा हूँ, और इसे कुछ मैं कुछ सेंड कर दूंगा जिसमें आपका सफिशिएंट प्रैक्टिस मटेरियल रहेगा। सॉल्व करके भी भेजूंगा और अनसॉल्व भी रहेगा प्रैक्टिस के लिए। एमएलए का उपयोग जो है लेखक पेज और एपीए का उपयोग लेखक तिथि के लिए करते हैं। साथ ही एमएलए का उपयोग साहित्य के लिए किया जाता है और एपीए का उपयोग समाजशास्त्र जैसे विषय के लिए किया जाता है। इसको याद रखिएगा, एमएलए का उपयोग साहित्य के लिए करते हैं और एपीए का उपयोग क्या करते हैं हम, किसके लिए, समाजशास्त्र जैसे विषय के लिए करते हैं। एग्जाम में ये पूछे जा सकते हैं, तो आप इसको याद रखेंगे, इसको लर्न रखेंगे। एपीए में रेफरेंसेस शब्दों का प्रयोग किया जाता है, जबकि एमएलए में वर्क सीटेड का प्रयोग किया जाता है। अगर आपको एग्जाम में आता है कि वर्क सीटेड किसके लिए प्रयोग किया जाता है, तो याद रखिएगा एमएलए के लिए प्रयोग किया जाता है। एपीए स्टाइल और एमएलए स्टाइल के कुछ अंतर है। ये अंतर आपके लिए माइलस्टोन है, क्योंकि क्वेश्चंस को अलग करने के लिए, रॉन्ग आंसर को एलिमिनेट करने के लिए बहुत हेल्पफुल है। एपीए स्टाइल में क्या करते हो आप, सामाजिक विज्ञान में आप इसका उपयोग करते हो, और एमएलए में क्या होती है, मानविकी में उपयोग करते हो। इसका शीर्षक इटालियन भाषा में लिखा जाता है, केवल आवश्यक शब्दों को ही बड़े अक्षर में लिखा जाता है। और एमएलए में क्या करते हैं, शीर्षक को हम मतलब आपका रेखांकित करते हैं, अंडरलाइन करते हैं, सभी प्रमुख शब्द बड़े अक्षर में लिखते हैं। एपीए में क्या करते हैं, स्रोत पृष्ठ का शीर्षक, संदर्भ या संदर्भ लिंक हम देते हैं। अगर हमने किसी वेबसाइट से लिया है या किसी जैसे गवर्नमेंट जैसे आपका ई शोध सिंधु है, और भी बहुत सारी जगह है जहाँ से हमने लिया होगा, उसका अगर हमने कोई इंटरनेट का कुछ हमने वेबसाइट का हमने हेल्प लिया है तो उनका हम लिंक भी उसमें डाल देते हैं। स्रोत पृष्ठ का शीर्षक जो उद्धृत कार्य है, वहां पे हम लेखक के अंतिम नाम का प्रयोग करते हैं। जैसे मान लीजिए किसी का नाम अगर है कि सुधांशु चौधरी, तो अंतिम नाम क्या हुआ, चौधरी हुआ, तो इसका हम उपयोग करते हैं। यह इसका कंप्लीट आपका इंफॉर्मेशन है। फिर आपका आता है लेखक का नाम, प्रकाशन, यहाँ लेखक का नाम और पृष्ठ संख्या इत्यादि टेक्स्ट में आप लिखेंगे इसको। यहाँ पे लेखक का नाम और पृष्ठ संख्या इत्यादि हम लेके उसको हम कॉमर्स से मतलब कॉमर्स अल्प विराम का हम प्रयोग से हम नहीं करते हैं, इसमें आपका टेक्स्ट का उदाहरण करते हैं। इसके ऊपर हम और आपको बना के भेजूंगा मैं ग्रुप में, तो आप उसको स्टडी करोगे तो अच्छे से क्लियर हो जाएगा। कुछ आपका शॉर्ट फॉर्म है, शॉर्ट फॉर्म पूछे जाते हैं, इसको आप याद रखेंगे। अमेरिकन केमिकल स्टाइल किसके लिए, एसीएस के लिए है। फिर ऑस्ट्रेलियन गाइड टू लीगल साइटेशन, एजीसीएल। अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन, एएमए। एकेडमिक मैनेजमेंट ऑफ स्टाइल, एएमजे। शिकागो मैनुअल ऑफ स्टाइल, सीएमएस। अब ये पार्ट आपका हिंदी इंग्लिश दोनों के लिए, आप जो हिंदी में कर रहे हो उनको भी इंग्लिश में ही करने पड़ेंगे, क्योंकि शॉर्ट फॉर्म जो होगा आपको ऐसे ही आएंगे। फिर काउंसिलिंग ऑफ साइंस एडिटर्स, काउंसिलिंग ऑफ बायोलॉजी एडिटर्स, सीएसई सीबीई। इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर्स, IEEE। फिर आपका आता है शिकागो तुराबियन स्टाइल। ये शैली क्या होती है, सामान्य तौर पर जो हम बिजनेस करते हैं, जो व्यापारिक जो शोध होती है, हमने बहुत से बात किया था कि कोई प्रोडक्ट आपके कोई खरीदेगा, उसके लिए जैसे इंडियंस के मन में ऐसा है कि वो उनको गोरा दिखने का या उनका स्किन फेयर हो, इसका एक बहुत बड़ा इच्छा होती है। खासकर जो फीमेल्स होती है उनको ज्यादा इच्छा होती है। इस बात को स्टडी किया गया, तो स्टडी करने के बाद उसके संबंधित मार्केट ने उसके जो आपका फेयरनेस स्कीम को लॉन्च किया गया। तो पहले उसने शोध किया कि हाँ इंडियंस मार्केट में इंडियंस को क्या क्या डिमांड है, क्या चाहते हैं। तो जब उनको ये पता चला या चाहते हैं, तो उन्होंने उस चीज को मार्केट में लॉन्च किया। तो इस तरह के शोध पेपर हमें पब्लिश करने पड़ते हैं। वैसे ही हमारे
इंडियंस में ऐसे होता है कि लंबे हाइट अच्छे माने जाते हैं, काफी मतलब आकर्षक माने जाते हैं। और लंबे हाइट कुछ कुछ फायदे भी होते हैं अलग से। आकर्षक आकर्षक व्यक्तित्व के अलावा जो हम्म, कुछ आपका जॉब ऐसा होता है जहाँ पे बहुत आपका हेल्पफुल होता है, जैसे कि आपका आर्मी या डिफेंस के लिए हो गया, या आपका जो डिफेंस सेक्टर में या सिक्योरिटी में हो गया, या आपका मान लो कि जो मॉडलिंग वगैरह में कुछ जगह पे मांगते हैं कि हाइट ज्यादा होना चाहिए। इस तरह का जो आपका जो करियर है उसमें ज्यादा महत्वपूर्ण होती है। तो उसके लिए कुछ प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च करते हैं कि ये ले लो तो आपका हाइट बढ़ जाएगा, क्योंकि लोगों को डिमांड बहुत ज्यादा है कि बच्चे का हाइट बढ़ जाए, ज्यादा हो। तो इसलिए उस तरह के प्रोडक्ट मार्केट में ज्यादा चलेंगे। इस तरह के जो शोध होते हैं, या और भी जितने तरह के आपका जो व्यापार होती है मोबाइल फोन से लेकर के सब चीजों को, अपने अपने डिमांड होती है कि हम किस तरह से डिमांड को क्रिएट करते हैं। तो वो व्यापारिक शोध होता है ये। और वो शोध के आधार पर ही सब कुछ हम आगे बढ़ते हैं, क्योंकि कोई भी कंपनी जो प्रोडक्ट मार्केट में लाती है उसके पहले वो काफी अच्छे से ये सब चीजें करती है। अगर बिना शोध किए एक कदम भी आगे बढ़ाएगा तो हो सकता है कि उससे कुछ दिक्कत हो जाए, अगर उनको सही जानकारी नहीं रहेगा तो। इसलिए यह शैली सामान्य तौर पर व्यापार, इतिहास और ललित कला के लिए उपयोग की जाती है। भारतीय राष्ट्रीय ग्रंथ सूची की स्थापना पुस्तक और समाचार पत्र की इसके जो आपका अधिनियम है, इसके डिलीवरी का जो आपका जो अधिनियम है 1954, इसके तहत सार्वजनिक पुस्तकालय में ये बताया गया था। इतने सारे बातें आपको इसमें से डेटा मिल गया, इनमें से कोई एक क्वेश्चन बन सकता है कहीं से भी। इसके अंतर्गत मुख्य प्रविष्टियां रोमन लिपि में होती है। वर्गीकृत भाग वर्गीकरण में देवी दशमलव योजना के अनुसार होती है, क्योंकि इसमें आपको याद ही करनी है, क्योंकि इसमें कुछ समझना ज्यादा कुछ नहीं है। ये अगर दशमलव में होती है तो आप उसको बदल नहीं सकते, इतिहास की तरह एक तरह की है, आप इसको याद करने हैं। कोलन वर्गीकरण योजना से संख्याएं नीचे आपका राइट की ओर होती है, मतलब दाई ओर प्रत्येक प्रविष्टि में आवंटित की जाती है, ताकि ग्रंथ सूची और वर्गीकरण की कोलन योजनाओं के अनुसार व्यवस्थित पुस्तकालय में उसको हम सुविधाजनक उसको बना सकते हैं। ये कुछ शॉर्ट फॉर्म है जिसका यूज करते हैं, इसका आपको लैटिन से भी लिया गया है, इसको खाली आप नाम याद रखोगे। एग्जाम में बहुत कई बार पूछे जाते हैं कि इसका मतलब क्या है। ये लैटिन शब्द होते हैं, इसको आप याद रखोगे जो शोध में आपका उपयोग होता है। तो ये आपका जो देखते हो, ये ईबिट कहते हैं इसको, जो आपका ये शब्द ईबिट का संक्षिप्त रूप होता है। इसका अर्थ क्या होता है कि वही है कि जगह पे आप, ये आपको मिल जाएगा आपको। तो यहाँ पे इसी का ही उपयोग होता है, जैसे आप केमिस्ट्री में पढ़ चुके होंगे, सोडियम का हम ए नहीं बोलते हैं, नेट्रियम। अब सब जगह हम इसको एस नहीं बोल सकते, उसको हम एसओ भी नहीं बोल सकते, उसको हम ए नहीं बोलेंगे। सोडियम मतलब नेट्रियम हो गया। सेम तरह से कई जगह पे ऐसे होते हैं कि हम लैटिन नाम का, क्योंकि प्रचलन है तो उसी को हम यूज करने पड़ेंगे। तो इसका शब्द का संक्षिप्त रूप क्या है आपका, इबिडियम होता है, जिसका अर्थ क्या है वही है। इसको आप याद रखना, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ से बन जाते हैं। यह एक लेखक और स्रोत, यानी उदाहरण के लिए पुस्तक और पत्रिका, ऐसे उनको तुरंत पूर्ववर्ती संदर्भ में संदर्भित करता है। इसके बाद क्या आता है आपका ओपस। ये आपका जो ओपी डॉट जो है, इसका आपका नाम होता है ओपस सिटाटम। यह लैटिन शब्द का संक्षिप्त रूप है ओपस सिटाटम का, OP.CIT। इसका मतलब क्या होती है, उद्धृत कार्य। यह उसी लेखक के द्वारा पहले सूचीबद्ध संदर्भ को संदर्भित करता है। यह आपको जब क्वेश्चन आएंगे आपको हुबहू मिलेगा, आपको यही मिलेगा, और इसके अर्थ पूछे जाएंगे। ये आपका लोको सिटाटो, इसके लिए आपको ये शब्द आपका संक्षिप्त रूप होता है। यह लैटिन मूल के लोको सिटाटो का संक्षिप्त रूप है, जिसका मतलब होता है उद्धृत स्थान में। यह एक फुट नोट या एंड नोट शब्द होता है, जिसका उपयोग किसी कार्य के शीर्षक और पृष्ठ संख्या को रिपीट करने यानी दोहराने के लिए हम करते हैं। तो ये सारा आपको याद करने की है। आप यही क्वेश्चन, आपको एक क्वेश्चन तो बन ही सकता है कि इसका मतलब क्या होता है। और अगर आप इंटरव्यू देने जाओगे तो वहां तो आपको बहुत सब कुछ भी पूछ सकते हैं वो।
इंटरव्यू हो गया, या अगर आपने रिसर्च एंट्रेंस टेस्ट अब देते हो, कुछ कुछ जगह पे ऐसा भी होता है पीएचडी करने के लिए, जैसे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में था कि आप नेट जेआरएफ होने के बाद भी आपको उनके एग्जाम एग्जाम आपको पास करना था। तो उनके एग्जाम में जाओगे तो 40% आपका यही चैप्टर में पूछे जाएंगे और 60% आपका जो भी सब्जेक्ट होगा। ऐसा अगर आपका योग है तो योग से पूछे जाएंगे, या जिसका जो भी सब्जेक्ट होगा। लगभग 40% जो है रिसर्च एंट्रेंस टेस्ट में आपको इसी यूनिट से ही पूछे जाते हैं। और कई जगह ऐसे होते हैं कि आपका अगर जीआरई भी आपका क्लियर है तब भी आपको उनका एग्जाम पास करने होते हैं, देने होते हैं। इसलिए आप इसको, वहाँ पे ऐसे क्वेश्चन काफी पूछे जाने की पॉसिबिलिटी होती है, जिसको आपको याद करके जानी है। तो अभी अभी से आप इसको याद कर रखोगे। और इसमें आपका अन्न और अन्न, इसका मतलब होती है एटॉल जो होती है इसमें, और अन्न को संदर्भित करता है। उसका उपयोग कई लोगों को संदर्भित करने के लिए किया जाता है। तो ये आपको पूरी तरह से एकदम याद हो जाना चाहिए, पूरा अच्छे से, क्योंकि इसी फॉर्मेट का इस्तेमाल करेंगे, इसी शॉर्ट फॉर्म का, और इसका मतलब भी आपको हमेशा याद होना चाहिए। इसके ऊपर तो मैंने बताया दिया सारा चीज आपको। एक शोध निबंध तैयार करने के लिए एक शोधकर्ता को पहले क्या करने पड़ते हैं, जानकारी को उपयोग करना पड़ता है। ये सब हम पहले बात कर चुके थे। ये आपको शोध निबंध में अंतर क्या है, जबकि थीसिस में क्या होती है, ये थीसिस में पूर्ण रूप से शोधकर्ता द्वारा किए गए जो वो काम कर रहा है उसी पर आधारित होता है। दोनों के अंतर क्या है शोध निबंध और थीसिस में। शोध निबंध क्या होती है, शोध निबंध छोटा सा होता है, इसे पूरा करने में बहुत अधिक समय नहीं लगता, जबकि थीसिस काफी लंबी होती है और इसे पूरा करने में ज्यादा समय लगता है। शोध निबंध में क्या होती है, इसमें क्या है प्रश्न का उत्तर देने वाले अध्ययन समूहों की विशेषताओं का वर्णन करते हैं, जबकि थीसिस में क्या होती है, शोधकर्ता को नई खोजों का अच्छा ज्ञान होना चाहिए, तभी वो शोधकर्ता थीसिस को लिख पाएगा। और इसके बाद आती है आपका रिसर्च एथिक्स। इसके बारे में हम कल बात कर चुके थे, एक बार आपको शॉर्ट में बता देता हूँ कि आचार विषयक दृष्टिकोण, इसको हम कल अच्छे से समझा दिया था। और आपको अगर आपका नेट कट भी गया था तो मैंने जो वीडियो शेयर किया उसमें कंप्लीट है, लेकिन मेरे एंड पे रिकॉर्डिंग हो गई थी। तो आचार विषयक दृष्टिकोण में, इस दृष्टिकोण के अनुसार अनुसंधान में नैतिकता को हम क्या करते हैं, सुनिश्चित करते हैं। और नैतिकता को सुनिश्चित करने के लिए हम सार्वभौमिक हम कोड बनाते हैं। इसके बारे में कल हम बात कर चुके थे। ये एक प्रकार की क्या होती है, एब्सोल्यूट प्रिंसिपल, यानी परम सिद्धांत है, जिसको हम चुनौती नहीं दे सकते। फिर आपका नीति शास्त्र जिसे कहते हैं हम लोग, आप किसी को चुनौती इस बात के लिए नहीं दे सकते हो कि किसी को, अगर कोई प्यासे को पानी पिला रहा है, कोई बहुत प्यासा है, तो उसके नीति शास्त्र और नैतिकता को आप चुनौती नहीं दे सकते कि आप उसको पानी क्यों पिला रहे हो, उसकी मदद क्यों कर रहे हो। इस तरह से वो आपका आपका आचार मतलब रिसर्च एथिक्स के अंदर आता है। और इसका भी बताया था कि नैतिक आपका एथिकल, आपका जो सेप्टिज्म जो होती है, ये आपका कहते हैं इसको संदेहवाद। एक तो संदेह होती है कि इस दृष्टिकोण के अनुसार अनुसंधान में नैतिकता को सुनिश्चित करने के लिए एक सार्वभौमिक कोड को नहीं होता, क्योंकि किसी के अनुसार जो नैतिकता होगा दूसरे के अनुसार जरूरी नहीं कि होगा ही होगा। या स्थान काल पात्र के अनुसार भी डिपेंड करता है। अगर हमको पता है ऐसा क्या, झूठ बोलना तो बहुत बुरी बात है, लेकिन अगर सच बोलने से कोई बहुत बड़ा कुछ हानि होती है तो वहां पे आप सच नहीं बोल सकते हो। इस तरह से बहुत सी चीजें आपका बनती है। तो नैतिक मापदंड क्या होती है, स्थान काल पात्र यानी कि देश या काल के आधार पर परिवर्तनीय होता है, और यह रिलेटिव होती है, सापेक्ष होती है। हम कल बात भी कर रहे थे कि कई चीजें का सिंबल के रूप में होती है, जैसे सफेद वस्त्र पहनना। तो सफेद वस्त्र पहनना हमारे एंड पे एक मीनिंग हो सकती है, लेकिन उसी को अगर हम दूसरे एंड पे ले जाएंगे, जैसे कि हमारे यहाँ पे जब पति का मृत्यु होती है तो विधवा के रूप में हम सफेद साड़ी पहना जाते हैं। जबकि फॉरेन में जब शादियां होती है तब उसमें आपका सफेद साड़ी का आपका प्रचलन है। तो ये अगर जैसे ही आपका मतलब एक ही सिंबल है, लेकिन अलग अलग जगह पे अलग अलग इसका अर्थ निकलती है। इसलिए स्थान काल पात्र का हमें ध्यान रखना पड़ता है। फिर आपके आते हैं एथिकल इश्यूज रिलेटेड टू पार्टिसिपेंट्स। प्रतिभागी जो होंगे उनका जो एथिकल इश्यू है, जानकारी एकत्र करना। शोधकर्ता को सबसे पहले ये होना चाहिए कि जो जानकारी प्राप्त करता है अनुसंधान के बिना
समाज में कोई भी बौद्धिक प्रगति या विकास नहीं होता, इसलिए शोधकर्ता को चर्चा के द्वारा उसको सब कुछ जो चीजों को जानकारी इकट्ठा करना चाहिए कि सही स्थिति क्या है इस समय। फिर उसके बाद जो प्रतिभागी होंगे उनका सहमति लेना होगा कि उनसे आप परमिशन लोगे कि आप क्या करना चाहते हो, आपके और उनके द्वारा दी गई जानकारी को उनके परमिशन से ही आप उपयोग कर सकते हो। जैसे अगर आप ये जानकारी उनसे अगर लेते हो कि किसी को माइग्रेन है, किसी को एड्स है, किसी को और किसी तरह की कोई ऐसा बीमारी है, या ऐसा कोई आपका किसी का कोई ऐसा कुछ पर्सनल चीजें है, तो अगर वो शेयर करना चाहता है, वो बताना चाहता है, तभी आप ले सकते हो। उनको सहमति जरूरी होता है। तो सहमति किसी व्यक्ति की, कुछ कुछ लोग ऐसे बोलते हैं कि हाँ ठीक है आप यूज कर लो लेकिन मेरा नाम मत लेना, तो वो अगर नहीं मना करते तो आप उसको उनको नहीं ले सकते हो। इसी तरह से जो है उनको जो परमिशन लेके हम कर सकते हैं। या कोई ऐसा भी बोल सकते हैं कि मतलब जो उनका कंडीशन है उसको हमें देखना होता है, और अगर उनका कंडीशन अगर एक्सेप्टेबल है हमको, दोनों तरफ से आपको भी हो उनको भी हो, तभी हम उनको उपयोग कर सकते हैं। सहमति किसी व्यक्ति की अध्ययन में भाग लेने की इच्छा को दर्शाती है कि अगर वो व्यक्ति चाहता है, जैसे कोविड में कई लोगों ने ऐसा बोला कि ठीक है मुझ पर आपका प्रयोग कर लो, जो कोविड का जो वैक्सीन वगैरह निकला था, तो उनका सहमति था कि कोई बात नहीं, अगर कुछ अगर मेरा मृत्यु होती तो मैं उसके लिए मतलब सबके कल्याण के लिए मैं उसमें आप ले सकते हो, मतलब मेरा, तो उनका सहमति था कि आप मुझ पर एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। जिन व्यक्तियों को सूचित सहमति प्राप्त होती है उनका अनुसंधान के अभिकल्प और प्रक्रियाओं के बारे में पर्याप्त जानकारी दी जाती है ताकि वो तर्कशील एक निर्णय ले सके। अभी कितना आसान लग रहा है ना, यही चीज आपको अगर जैसे आपको लग रहा है कि तो बहुत कॉमन बात है, यही कॉमन बात है। एग्जाम में क्वेश्चंस में आपको ऑब्जेक्ट मतलब क्वेश्चंस में आपका ऑप्शन बना के दे देंगे, देखना कितनी ज्यादा अलग अलग हो जाता है। प्रोत्साहन राशि प्रदान करना चाहिए लेकिन रिश्वत नहीं देना चाहिए। प्रोत्साहन राशि मतलब आपने उनसे डेटा लिया, ले करके उसके बाद जब सब कुछ हो गया तो आप उनको एक मतलब ऐसा राशि दे सकते हैं, लेकिन वो अनैतिक रूप से नहीं कि किसी तरह से अपने बात को, अपनी इच्छा जो हम चाहते हैं वैसा कुछ प्रूफ करने के लिए इस तरह का डेटा देने के लिए, या जो बात हम सुनना चाहते हैं या जो हमारे पक्ष में उसको उसको बोलने के लिए हम उनको ऐसे उसके लिए हम कोई लोभ या लालच हम दे नहीं सकते। हाँ, जो उन्होंने दे दिया उसके बाद, जैसे किसी ने आपको आपके घर का या आप जहाँ बुलाए उनको आपने समय दिया, सब कुछ दिया और आपसे पूरा वो किए, मतलब पूरा कोऑपरेट किए, तो आप उनको एक राशि दे दिए। आप देखते भी होंगे कि जब लोग इंटरव्यू लेते हैं तो इंटरव्यू जो लेने वाले जिस चैनल ने अगर किसी से इंटरव्यू लिया उसके बदले में उनको पैसा मिलता है। जो बड़े बड़े जो इंटरव्यूज वगैरह होते हैं, किसी खिलाड़ी का हो गया या किसी मतलब बड़े बड़े जो बहुत आपका जो पर्सनालिटीज होते हैं, उनको उसके बदले में पैसा मिल सकता है अगर एक्सेप्ट करना चाहे, कुछ कुछ जगह पे मिलती है। अधिकांश लोगों को प्रोत्साहन राशि के कारण शोध अध्ययन में भाग नहीं लेते, बल्कि वो अध्ययन के महत्व से प्रेरित होते हैं, क्योंकि वो जैसे कोविड का समस्या है तो उसके लिए उनको इस अध्ययन के महत्व से बहुत लोगों को प्रेरित था कि बाकी लोगों को समाज की सेवा हो सके। संवेदनशील जानकारी प्राप्त करना, कुछ लोगों की जो जानकारी बहुत संवेदनशील है और मतलब बहुत सेंसिटिव होती है, बहुत गोपनीय होती है, जैसे उनकी आयु, उनका आपका शादी की स्थिति, मतलब विवाहित है कि अविवाहित है, और उनसे अगर पूछते हैं तो उनके निजी जीवन में हस्तक्षेप के रूप में हम देखते हैं। इसलिए प्रतिभागियों को शोध से पहले उनसे बात कर लेना चाहिए, कि उनके बता देना चाहिए कि आपका ये जानकारी है मेरे शोध के लिए आवश्यक है, और किसी मतलब इसको हम किसी और तरह से हम इसका उपयोग नहीं करेंगे, तो वो अनैतिक नहीं समझी जाती है। आप देखोगे कि कुछ जगह पे जब वेबसाइट में भी कोई साइन अप करते हो तो उसमें लिख के आता है आपका ईमेल आईडी को हम कहीं और शेयर नहीं करेंगे, खाली हमें हमारे इस काम के लिए करेंगे, तो लिख के देते हैं वो, ताकि जब आप ईमेल आईडी से अगर कहीं पे अगर लॉगिन करते हो, कुछ ऐसा कुछ करते हो, तो वो मैसेज आता है कि हम आपके ईमेल आईडी को किसी से या आपके नंबर को कहीं शेयर नहीं करेंगे, इस तरह के मैसेज भी आती है। कि प्रतिभागियों को हानि न पहुंचाने की संभावना, आप जो भी करोगे उससे किसी को हानि नहीं पहुंचना चाहिए, शारीरिक, मानसिक, आर्थिक किसी भी तरह नहीं, सामाजिक भी नहीं। आप प्रतिभागी में आपका जरूरी नहीं कि इंसान ही हो, अगर कोई एनिमल का इस्तेमाल करते हो तो उनको भी किसी तरह का कोई हानि नहीं होना चाहिए। फिर इनका गोपनीयता बनाए रखना चाहिए, कि अनुसंधान में एक क्या होती है, एक आपका जो एक प्रतिवादी की जानकारी को दूसरे प्रतिवादी से साझा करना अनैतिक है, क्योंकि उसमें बहुत से लोग होते हैं
और हमने किसी का डेटा लिया तो हमने ऐसे ही सबको ओपनली बोल दिया ऐसा है वैसा है, तो हो सकता है उसका उपयोग हो मतलब कुछ इश्यूज बाद में उनको सामना करना पड़ सकता है। इसलिए अननेसेसरी हमें उनसे बिना परमिशन के पब्लिक नहीं करना चाहिए किसी की जानकारी को, हमेशा गोपनीय रखना चाहिए। होप कि यहाँ तक सबको क्लियर हो गया होगा। और शोध के समय में आपका हमें लगता है कि जो पूर्वाग्रह होती है, इस हम बात कर ही चुके थे कि बायसिंग नहीं होना चाहिए, पहले बोल दिए थे हमने। उपचार का प्रावधान या अभाव, यह चिकित्सा संबंधी शोध के लिए विशेष रूप से हमारा सत्य होती है जब हम मेडिकल से रिलेटेड कोई शोध करते हैं तो। और फिर अनुचित शोध पद्धति का प्रयोग नहीं करना चाहिए, पक्षपातपूर्ण नहीं होना चाहिए, डेटा को जानबूझ करके अपने पक्ष में नहीं करना चाहिए, या रॉन्ग रिपोर्टिंग, गलत रिपोर्टिंग नहीं करना चाहिए कि शोधकर्ता के हितों को ध्यान में रख के यहाँ करते हैं। जैसे अगर मान लो कि किसी कोई कंपनी है और वो चाहता है कि अपने प्रोडक्ट को मार्केट में लॉन्च करे, तो वो ऐसे घुमा फिरा के बातों के ऐसे रखते हैं कि जैसे ऐसा लगता है कि कोई मतलब कोई वैज्ञानिक कुछ बात है, लोग उसमें आ जाते हैं, उनका जो प्रोडक्ट चल जाती है। ऐसे बहुत हम देखते हैं हमारे मतलब जब विज्ञापन में ऐसे ऐसे बातें बताई जाती है बहुत से प्रोडक्ट की जो चीजें जो सही नहीं भी हो सकती है बहुत जगह पे। तो इस तरह के जो है हमें नहीं करना चाहिए। ये क्या है आपका एथिक्स का, शोध एथिक्स के खिलाफ होती है। फिर आपका जानकारी का अनुचित उपयोग नहीं करना चाहिए। कई बार कोई संगठन इत्यादि, जैसे मान लीजिएगा अगर कोई मतलब समूह है या किसी एक साथ बहुत सारा लिस्ट में आपका सबका डिटेल आ गया है, तो उसका उपयोग जो है हमें गलत तरीके से नहीं करना चाहिए। और उसको ना हो सके गलत उपयोग, उसको हमें सीक्रेट रखना चाहिए। फिर सूचित सहमति, इन्फॉर्म्ड आपका कंसेंट है। जिन व्यक्तियों के सूचित सहमति प्राप्त होती है वे ही अनुसंधान में स्वैच्छिक रूप से भागीदार होते हैं और वे किसी भी समय शोध से निकल सकते हैं। आपने किसी को आपको अगर मान लो कि एक शोध में आपको आपने 50 लोगों के 50 लोगों के से आपको शोध करनी है, लेकिन 50 के 50 लोगों का आपको 3 महीने का शोध करनी है। मान लीजिए कि आपका नाड़ी शोधन प्राणायाम का असर होता है कि नहीं होता है, इसको देखना है, तो आपको 3 मंथ का आपको करनी है। बीच में किसी को कुछ इशू आ गया तो आप उसको ये नहीं कह सकते कि नहीं मेरा शोध के लिए आपको रहना होगा, वो चाहे तो जा सकते हैं। अब इससे बचने के लिए क्या करना चाहिए? बचने के लिए एक आपका लमसम ऐसा आपका कैलकुलेशन हमें कर लेना चाहिए कि जितने हमें मान लो कि हमें किसी शोध के लिए 50 लोग की जरूरत है, तो हम 50 की जगह पे 60 लोगों से शुरू करेंगे। तो अगर बीच में अगर कुछ लोग निकल भी जाएंगे तो हमारा जो शोध है उस पर कोई असर ना है, क्योंकि हमारा शोध भी तो होना चाहिए पूरा। लेकिन हम किसी को प्रेशराइज नहीं कर सकते कि आप रह ही जाओ, आप रहोगे ही। अगर 60 का 60 रह गया तो ठीक है, हमारा थोड़ा सा ज्यादा मतलब हमें मतलब अच्छे डेटा मिल जाएंगे। नहीं तो हमारा जो रिक्वायरमेंट अगर 50 की है तो 60 में से कुछ लोग निकल जाएंगे तो भी 50 रहेंगे, ये हम कर सकते हैं, लेकिन किसी को रोक नहीं सकते। ये रिसर्च एथिक्स के खिलाफ है। एग्जाम में तो आप इसको संबंधित जब कुछ प्रश्न आएंगे तो आप इसके इस तरह से आंसर दोगे, या अगर आप इंटरव्यू में पूछे जाएंगे तो आप ऐसा आंसर दोगे। रक्षात्मक अनुसंधान अभिकल्प, प्रोडक्टिव रिसर्च डिजाइन, इसके अंतर्गत हानिकारक प्रभावों को घटने, उसकी गंभीरता आदि को सम्मिलित करते हैं। जैसे बहुत से आपका शोध ऐसी होती है जिसमें बहुत से हानिकारक प्रभाव हो सकता है, तो उसको हमें कम से कम करना चाहिए। और अगर ऐसा कुछ है तो हमें बचाने के सारे तरीके भी करने चाहिए कि मान लो कि अगर कभी कुछ एक्सीडेंट होता भी है, जैसे आग लगने का या किसी और चीज का होने का, तो हम सबको बचा सके। इस तरह की चीजें हमें, जो भी हम शोध कर रहे हैं उस शोध के संबंधित जो भी आपके जो प्रिकॉशन होने होते हैं, उस सारे को मेंटेन करना चाहिए, ताकि अगर ऐसा कुछ होता भी है तो हम सबको बचा सकते। फिर क्या आता है, स्क्रीनिंग आती है। इसमें शोध अध्ययन के लिए उन व्यक्तियों का चयन करते हैं या चयन करने का प्रयास करते हैं जो संभावित जोखिम जो लेने के प्रति वो मतलब सहिष्णु है, मतलब टॉलरेंस उनमें है। मतलब अगर कोई जोखिम भी होता है तो उसको उठाने को तैयार है वो। फिर अब पायलट स्टडी, इसके अनुसार क्या करते हैं हम, अनुसंधान के दौरान जो हम करते हैं तो उसमें
ताकि कम समय में हमें संभावित हानियों के बारे में पता चल जाए कि कहाँ पे कितनी हानि हो सकती है। अगर आपने 10,000 से शुरू किया, कुछ हानि होता है तो 10,000 ही लॉस होगा, लेकिन अगर आपने 3-4 लाख से शुरू करोगे तो ज्यादा लॉस होगा। इस तरह से हमें स्पष्टता मिल जाती है क्या क्या कमियां हैं, क्या क्या अच्छाइयां हैं, और उससे बचने के लिए आप उसका उपाय कर सकते हो। जैसे एग्जाम्पल मान लो कि किसी को एक ड्राई क्लीनर्स की दुकान खोलनी है, तो उसके लिए आज के हिसाब से वो क्या करेगा, हो सकता है कि 12-15 वॉशिंग मशीन खरीद ले, और फिर उसके साथ पूरा संपूर्ण उसका जो आपका इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा बना ले। अब इसको करने के लिए उसको बहुत लंबे चौड़े इन्वेस्टमेंट करने पड़ेंगे, लेकिन वाकई में वो चलेगा या नहीं चलेगा नहीं पता। तो क्या कर सकते हो, एक छोटी सी ऐसी मशीन ले लो जो 10-12 हजार की मिलती है, और एक छोटी सी ड्राइंग खोल लो। अगर आपका चल जाता है, उसमें अगर बेनिफिट होती है, एक के बाद दूसरा दूसरा आपका सेकंड मशीन खरीदो। ये आपका क्या पायलट में आती है। फिर अगर आपको लगता है कि हाँ ये यहाँ पे अच्छी है, आपको मार्केटिंग है, सब कुछ अच्छी है, तो आप उसको आगे बढ़ा लो। और अगर नहीं लगती है कि नहीं ठीक से नहीं हो पा रही है, तो लॉस क्या होगा, एक ही का होगा ना, 10,000 पे जाएगा ना। घर पे ले आओगे, घर का इस्तेमाल हो जाएगा, वो भी पता नहीं चलेगा कि मतलब कैसे वो अपने अपने उपयोग में आ गया। लेकिन आप 12-15 मशीन खरीद लोगे तो 12-15 मशीन का तो उपयोग घर पे करोगे नहीं, उसको तो उसमें इस्तेमाल आपको वहीं पे करना है। ये क्या होती है, पायलट स्टडी में आती है। होप की क्लियर हो गया। बाह्य प्रस्ताव की समीक्षा, जो प्रपोजल आती है उसका हम रिव्यू करते हैं। दूसरे के द्वारा अनुसंधान प्रस्ताव की हमें समीक्षा करना जोखिम को कम करने में हेल्प करता है कि उन्होंने पहले किस तरह से काम किया था। अभी कितना आसान लग रहा है। जब यही बात जब आपको एग्जाम में क्वेश्चन में हम कराएंगे, देखोगे क्वेश्चन जब मुझे मिलेगा तब आपको अलग करने पड़ेंगे। इसलिए इस बात को बहुत सिंसियरली आप नोट करो। क्वेश्चंस में ये आएंगे, 1-2 दिन में हम क्वेश्चन शुरू करेंगे। जब ये मतलब आज खत्म है इसमें हिंदी वाला पार्ट, इंग्लिश वाला पार्ट बचेगा, कल कर दूंगा। उसके बाद हम कुछ क्लास खाली क्वेश्चन करेंगे जो पिछले क्वेश्चन आया हुआ था। फिर आपका आता है, आपका प्रोफेशनल कोड आती है। इसमें 2 विशेषताएं बताई गई है कि इसमें कोड के जो कोड होती है, इसमें आपका पेशेवरों के विस्तृत शोध अनुभव के द्वारा आपका डेवलप की जाती है, आगमन आगमन विधि के द्वारा। और इसके कोड जो होते हैं शोधकर्ताओं को उनके शोध के रिस्पॉन्सिबिलिटी पर ज्यादा प्रेशराइज जोर देते हैं, और इसको प्रेशराइज करते हैं। फिर जहाँ पे आप कर रहे हो, जिस 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 जगह पे कर रहे हो, उनका गवर्नमेंट होती है उस देश का, उस जगह का, उस राज्य का, उनके जो भी रूल्स वगैरह होती है उसको हमें फॉलो करने होते हैं। और उनके नियम को फॉलो जिस भी देश में जा रहे हो, जिस भी जगह कर रहे हो सकता है कि आप अपने ही देश में अलग अलग आपका स्टेट में कुछ नियम में अगर बदलाव भी अलग अलग जगह मिल जाए, तो जहाँ पे आप कर रहे हो वहाँ के स्थितियों को ध्यान में रखते हुए वहाँ पे जो कानूनी जो नियम है, जो हित है, और वहाँ के जो लोगों की, व्यक्तियों के जो आपका सब तरह के जो सामाजिक जो आपका जो मान्यताएं हैं या उनकी जो भावनाएं हैं, उसको हमको ध्यान में रख के तब हमें काम करना चाहिए सारा। उसके व्यक्तियों की रक्षा या हितों को ध्यान में रखते हम करते हैं। इस प्रकार शोधकर्ताओं को भी एक प्रिकॉशन का ध्यान रखने की बहुत आवश्यकता होती है। फिर आता है आपका शोध गंगा और शोध गंगोत्री। ये दोनों जो है मतलब कंप्यूटर का चैप्टर है आपका, उसमें आप डिटेल में पढ़ोगे। 8वां यूनिट है आईसीटी। तो उसमें जितने भी आपका वर्क होती है वहां पे आपको डिजिटल के रूप में हमें मिलती है। इन शोधकर्ताओं को अपना शोध सीडी के रूप में स्टोर करना हो, इन पर भी जो आपका वेबसाइट होती है इसमें आपको अपलोड करने पड़ते हैं। इसमें आपका जो शोध चोरी जो कल बात कर रहे थे प्लेगरिज्म की, इस पर भी हम नियंत्रण करते हैं कि इसमें शोध हम चोरी नहीं कर पाते। फिर आता है आपका, जब आप प्रेजेंट करते हो तो प्रेजेंट कैसे करते हो। एक होती है आपका पेपर प्रेजेंटेशन। इसमें हम क्या करते हैं, पत्र को एक निबंध या सेमिनार में शोध निबंध और पत्रिका में हम प्रकाशित उसको हम पब्लिश करते हैं, और प्रकाशित निबंध के रूप में हम इसको डिफाइन करते हैं, परिभाषित करते हैं। ये इसको हम कहते हैं पेपर प्रेजेंटेशन। ये शोध प्रयास या बौद्धिक अभ्यास का एक परिणाम होता है
अनुसंधान में शोध पत्र के लिए क्या करते हैं, साहित्य का सर्वेक्षण, प्रदत्त संग्रह इत्यादि का हमें आवश्यकता होती है। नॉर्मली क्या होती है कि जो पत्रिका होती है उसपे आप देखोगे कि अक्सर चीजें निकलती रहती है। आमतौर पर जो पत्रिका होती है उसमें जो संपादकीय होती है, उसकी नीति होती है, उसका हम उसको फॉलो करते हैं। वैचारिक पत्र जो उस पर कोई हम देखते हैं कि अपने खुद का जो वैचारिक पत्र होती है प्रतत्व पर आधारित नहीं होते। ये शोध के जो तथ्य होती है उसको तार्किक रूप से हम स्पष्ट रूप से हम प्रस्तुत करते हैं, न कि हमने अपना खुद का विचार नहीं रखते। जो जो उसमें तर्क से जो आता है, जो विश्लेषण में आता है, उसको हम लिखते हैं। ये क्या होती है, पेपर प्रेजेंटेशन होती है, जो आप देखते भी होंगे, लोग हम सब अक्सर सुनते हैं, करते हैं। फिर हम लिखते हैं क्या, आर्टिकल हम लिखते हैं। आर्टिकल तो आप लोग फैमिली अच्छे से हो, ये एक संभावित स्वरूप के आधार पे अपने शोध को प्रसारित करने के लिए और एक प्रकाशन का रिकॉर्ड स्थापित करने के लिए सबसे कुशल साधन ये होती है। इसको शोध की समालोचना के रूप में भी हम लिख सकते हैं। इस तरह से हम इसको शैक्षणिक जीवन के क्षेत्र में, जैसे कि रोजगार प्राप्त करना या अनुसंधान जितना भी हम करते हैं, ये अच्छे प्रकाशक और रिकॉर्ड पर भी डिपेंड करता है। तो ये आपका आर्टिकल को लिखते हैं, ये भी हमारा एक हिस्सा होता है। इसके आपका जो आलेख के जो पार्ट होती है, पहले क्या होती है आपका अर्थ प्रकाशक, फिर क्या होता है आपका डिस्क्रिप्टिव होती है, फिर क्या होता है आपका प्रेरक होता है। प्रेरक लेखन अन्य लोगों के को अपने दृष्टिकोण में आसपास लाने का हम प्रयास करते हैं। कि अगर कोई बोलता है, कोई लोग मान लो कि हम अगर आप अनुलोम विलोम पे या नाड़ी शोधन पे लिखोगे, तो आप कोशिश ये करते हो कि लोग अपने समस्याओं का समाधान पाने के लिए नाड़ी शोधन पे या अनुलोम विलोम पे ज्यादा डिपेंड हो या प्राणायाम पे ज्यादा डिपेंड हो, क्योंकि ये इसके इसके ऐसे ऐसे आपको गुण होते हैं, ऐसे ऐसे फायदे, मतलब आपका महत्व होता है। तो आप क्या कर रहे हो, उनको अपने बातों से दूसरों को प्रेरित कर रहे हो। जैसे कि आप देखोगे कि जब बाबा रामदेव जी कहते हैं, तो वो अक्सर बोलते हैं कि आपकी प्राणायाम करने से ये होता है, ऐसे ऐसे बीमारी खत्म होती है। तो क्या कर रहे हो, प्रेरित कर रहे हैं लोगों को। फिर ये परिचय, यहाँ पे क्या होती है, विचारों की मौलिकता, विचारों का महत्व। लेखन की सबसे अधिक महत्वपूर्ण मानदंड होता है कि विचार जो होते हैं मौलिक होना चाहिए, किसी का कॉपी नहीं किया होना चाहिए, अपना खुद का एक मौलिकता होना चाहिए। फिर आपका अमूर्त बनाना, मतलब आपका एब्स्ट्रक्शन बनाना। ये लगभग क्या होती है, 200 से 300 वर्ड का ये दस्तावेज या लेख पत्र होता है। एग्जाम में ये पूछे जाते हैं कि आपका अमूर्त जो होती है कितने शब्द के आसपास होते हैं। अभी आपको कितने इजी लग रहा है, लेकिन इसको याद रखेंगे तभी आप वहां पे जब क्वेश्चन आ जाएंगे तो आप इसको आराम से कर पाएंगे। यह एक 200 से लेकर 200 to 300 वर्ड्स की एक दस्तावेज या लेख्य पत्र होता है, जो लेख का संक्षिप्त सारांश या विवरण को प्रदान करता है। फिर लेख लिखना, इसमें क्या होती है आपका मुख्य रूप से परिचय, परिणाम, चर्चा, ये सब चीजें इसमें इन्वॉल्व होता है। फिर आपका नॉर्मली जो चीजें होती है इसमें हम लोग फैमिलियर फैमिलियर है ही ऑलरेडी। एक होती है संगोष्ठी। संगोष्ठी में क्या होती है, जिससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं संगोष्ठी आपका। तो इसमें यह सामान्य तौर पर क्या होती है, एक औपचारिक सभा होती है, जिसमें विशेषज्ञ किसी संबंधित विषय को लघु रूप से, छोटे रूप से संबंधित करते हैं और बाद में उन विषयों से संबंधित प्रश्नों का उत्तर देते हैं। कि आप लोग जो ऑडियंस है उनसे प्रश्न लेते हैं, उनको उत्तर देते हैं। इसको कहते हैं संगोष्ठी कहते हैं। यह विशेष रूप से प्रतिभागियों को दर्शक या श्रोताओं के रूप में संबोधित करते हैं। आप देखोगे कि अगर जैसे मुरारजी आपका जो कई जगह पे आपका योग का ऐसा संस्थान होती है, या कोई और भी चीजें होती है जहाँ पे आप जाते हो, कोई एक आपका, जैसे मान लो कि अगर आपसे किसी ने कहा कि जैसे मान लो कि रेखी चिकित्सा के ऊपर किसी ने आपको एक संगोष्ठी आपका आयोजन किया, आप वहाँ पे आप ज्वाइन करते हो, तो उसके बाद आप उनसे प्रश्न कुछ पूछोगे, तो वो आपको उसका आंसर भी देंगे। आपका ऐसे जो काफी ऐसा चिकित्सा पद्धति है जो दवाई के बिना जस्ट आपको कुछ शरीर में ऐसे कुछ पॉइंट्स होते हैं, उसको दबा के आपको ठीक कर देते हैं। तो उसके ऊपर कोई संगोष्ठी करेंगे तो उनको संबंध में सारे विज्ञान को एक आपका शॉर्ट फॉर्म में वो प्रेजेंट करेंगे। उसके बाद जो क्वेरीज होंगे लोगों की, उसका जवाब देंगे। तो ये इसमें प्रस्तुतियां भी हम तैयार करते हैं। संगोष्ठी को एक पत्रिका के रूप में
किसी विशेष विषय पर लेखन के लिए भी हम परिभाषित करते हैं। फिर आती है संवर्धन। यह विशेष रूप से एक शैक्षिक सभा होती है। देखिएगा ये क्या होती है, शैक्षिक सभा होती है, जिसमें विशेषज्ञ अपने संबंधित विषयों को संबोधित करते हैं और फिर उन विषयों को, उन विषय से संबंधित प्रश्नों को उत्तर देते हैं। फिर आती है कॉन्फ्रेंस मतलब सम्मेलन। ये तो आप लोग देखे होंगे, बहुत सुने होंगे। सम्मेलन में कई लोगों की एक सभा होती है, जिसमें लोग किसी विषय के बारे में विचार विमर्श करते हैं, अपने मतलब डिस्कशन करते हैं। इसमें सभी सहभागी अपने अपने प्रस्तुतियां भी देते हैं और सहभागी जितने सहभागी होते हैं वो व्यावसायिक प्रवृत्तियां और घटनाक्रम के बारे में जानकारी भी प्राप्त करते हैं या प्राप्त करने की अपेक्षा रखते हैं। यह एक शैक्षिक सम्मेलन होता है या फिर व्यावसायिक सम्मेलन या अभिभावक शिक्षक सम्मेलन आदि में हो सकता है, जैसे हम लोग पेरेंट टीचर मीटिंग कहते हैं, वो भी आपका इसमें आता है। फिर आता है आपका सेमिनार। सेमिनार किसी विश्वविद्यालय में किसी विषय के विशेषज्ञ की एक लघु कथा की तरह होती है। इसे हम कुछ घंटे के एक पर्टिकुलर समय के अंतराल हम इसको अनुशीलन सत्र भी कह सकते हैं। ये साप्ताहिक या मासिक या रेकरिंग मतलब रिपीट होने वाला ये भी हो सकता है, और हर बार हम संबंधित विषय या उप विषय के भिन्न भिन्न विशेषज्ञों को हम बुला सकते हैं। आप देखते हो कि अक्सर ऐसा मिलता है कॉलेज वगैरह यूनिवर्सिटी वगैरह में, बाहर से हमें बुलाए जाते हैं, हमको बहुत से हमें नॉलेज मिलती है इनसे। इसमें लक्षित श्रोता भी विषय से संबंधित होते हैं कि अगर मान लो कि अगर आपके कॉलेज में आते हैं तो आपके श्रोता में कौन है, स्टूडेंट हो गए, तो स्टूडेंट भी तो उसके आप लोग जैसे स्टूडेंट अगर हो तो आप लोग सब जानते हो कि प्राणायाम किसे कहते हैं, आपका ध्यान किसे कहते हैं, तो आप ऑलरेडी जान चुके हो बहुत सारी चीजें, फिर भी आप उसको ज्वाइन कर रहे हो। उसके बाद जो आपको नया जो जानकारी मिले उसके आपको भागीदार बनते हो, तो इसमें क्या होती है, आप अच्छे उनसे क्वेश्चंस कर सकते हो, अच्छे से आप उसको ज्यादा अच्छे से समझ सकते हो चीजों को, और वे इसमें सक्रिय भागीदारी भी करते हैं। सेमिनार या संवर्धक मुख्यतः क्या होती है, अकादमिक परिवेश में होता है। फिर आपका अभी जो है आपका वेबिनार्स या वेब कॉन्फ्रेंसिंग जो हम करते हैं, जब सेमिनार या सम्मेलन इंटरनेट की सहायता से हम आयोजित करते हैं उसको वेबिनार्स या वेब कॉन्फ्रेंस के नाम से हम जानते हैं। वेब कॉन्फ्रेंसिंग एक ऑनलाइन सर्विस होती है जिसके माध्यम से प्रतिभागी इंटरनेट के माध्यम से मतलब टीसीपी आईपी या आपका प्रोटोकॉल होती है, आईपी मतलब इंटरनेट प्रोटोकॉल होती है, और टीसीपी आपका एक टेक्निकल टीसीपी आईपी है, इंटरनेट पर जितने काम होती है उसका इसके साथ होती है। टीसीपी आईपी कनेक्शन पर लाइव बैठ करके आप जैसे अभी हम आपसे बात कर रहे हैं वैसे आपका जो है, अगर हम वेबिनार्स में अगर बड़े बड़े जो आपका जो कॉन्फ्रेंस होती है उसमें अगर कोई करता है तो वो कॉन्फ्रेंसिंग प्रस्तुतिकरण और प्रशिक्षण इत्यादि आयोजित करते हैं। बहुत अच्छा होता है क्योंकि टाइम बचता है और बहुत लोगों से हम मिल सकते हैं, जुड़ सकते हैं एक साथ। इस तरह से हम इसको पूरा हम कंप्लीट करते हैं। फिर आते हैं वर्कशॉप। वर्कशॉप से आप ऑलरेडी फैमिलियर हो ही, कार्यशाला कहते हैं। ये सेमिनार से छोटा और अधिक सेंटर्ड होता है, केंद्रित होता है। इससे छात्र को नए कौशल सीखने का अवसर मिलती है। ये अधिकतर यांत्रिक प्रशिक्षण के लिए उपयुक्त विधि मानी जाती है और पाठ्यक्रम का भी ये एक पार्ट या घटक हो सकता है। शोध में आईसीटी का उपयोग आप जानते हो कि बहुत से स्टैटिस्टिकल क्या करने होते हैं, हमें एनालिसिस करने होती है। इसके लिए हमें ज्यादा सांख्यिकी का ज्ञान की जरूरत नहीं होती है। सांख्यिकीय विश्लेषण उपकरण इसे कहते हैं स्टैटिस्टिकल एनालिसिस टूल्स। इसका नाम क्या होती है, स्टैटिस्टिकल पैकेज फॉर सोशल साइंस, और ये शॉर्ट फॉर्म होती है एसपीएसएस। और ये बहुत पूछे जाते हैं कि एसपीएसएस का पूरा नाम क्या है, आप लिख लो, नोट कर लो। स्टैटिस्टिकल पैकेज फॉर सोशल साइंस, स्टैटिस्टिकल पैकेज फॉर सोशल साइंस एसपीएसएस। ये एक सामाजिक विज्ञान के लिए आपका सांख्यिकीय पैकेज है। किसके लिए है, सामाजिक विज्ञान के लिए। तो एसपीएसएस का नवीनतम संस्करण क्या है आपका, क्वेश्चन है आईबीएम एसपीएसएस सांख्यिकी 20 है। संस्करण 19 के पश्चात आईबीएम द्वारा तय किया गया है। इसमें क्या क्या विशेषता होती है, आपका एग्जाम के लिए बहुत बहुत काम की चीज है।
और आपको खुद के लिए भी जब करोगे, नॉलेज के लिए जब आप रिसर्च में जाओगे, डेटा दृश्य और परिवर्तनशील दृश्य में प्रदान प्रदान करता है। जैसे आपने ग्राफ बना लिया, फिर आपने जैसे मान लीजिएगा आपने हिस्टोग्राम बना लिया, सांख्यिकीय निष्कर्ष जैसे मीन मीडियन मोड कितना होगा आपको मिल जाएगा। आपको सहसंबंध और प्रतिमान कि किसके कितने कितना रिलेशन है, जैसे मैं बोल रहा था ना कि अगर सिगरेट पीने से क्या ज्यादा कैंसर या टीबी होने का चांसेस है, तो कितने सहसंबंध है इसका आपको ज्यादा, आपको सांख्यिकी का ज्यादा ज्ञान की जरूरत नहीं है, आपको सॉफ्टवेयर कर देगा। विचरण का विश्लेषण, गैर पैरामीट्रिक परीक्षण, परिकल्पना का परीक्षण, टी टेस्ट, काई स्क्वायर टेस्ट, जेट टेस्ट, एनोवा टेस्ट, ये सब टेस्ट के बारे में बात करेंगे। द्विदलीय आपका टेस्ट इत्यादि होती है। बहुभिन्न रूपी डेटा का परीक्षण, ये टेस्ट बची हुई है, एक क्लास करेंगे टेस्ट के ऊपर। फिर आवृत्ति विचरण, बहुत बड़ी चैप्टर था ये इसमें। फिर आपका लाइन, स्कैटर, ये सारे चीजें जो है आपका ऑगी, हिस्टोग्राम, ये सब किसके लिए है, पाई चार्ट, जब हम बात कर रहे थे पाई चार्ट के, ये सारे ग्राफ का जो है आपको उपयोग करते हैं। कौन करता है, एसपीएसएस। तो आपको एसपीएसएस के बारे में अच्छे से जानकारी मिल गई, इसका उपयोग करते हैं। डेटा विश्लेषण उपकरण यानी कि डेटा एनालिसिस टूल्स, स्प्रेडशीट पैकेज कहते हैं इसको। स्प्रेडशीट एक कंप्यूटर अनुप्रयोग है जो एक पेपर वर्कशीट का अनुकरण करता है। यह आपका कई कोशिकाओं को शो करता है, प्रदर्शित करता है, जो एक पंक्ति और स्तंभ में, हेलो, हम कल करते हैं क्योंकि इसमें बहुत डिटेल में करने होंगे, टाइम भी हमारा खत्म हो चुका है। हम यहाँ तक किया हमने, ये आप इसको याद रखना कि एसपीएसएस हम सॉफ्टवेयर हम कैसे उपयोग करते हैं सांख्यिकी में, और इसके बाद हम कल करते हैं। आप सबका थैंक यू सो मच। हम प्रार्थना करेंगे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम। आप सबका मुझे परमात्मा है, मैं उनको प्रणाम करता हूँ।